नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 11 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कल के करंट अफेयर में हमारा क्वेश्चन था, दिल्ली हॉर्स शो में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 5 मेडल जीते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमने सुदीप्ति हजेला के बारे में देखा, ये घुड़सवारी प्लेयर है और ये कहाँ से है? इंदौर से है। इसके बाद राजू सिंह जी, ये भी घुड़सवारी प्लेयर है, ये कहाँ से है? भोपाल से है और इनको विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। फिर हमने शेफाली चौरसिया की बात की थी, ये कहाँ से है? मंडला से है। ठीक है। और इन्होंने जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, तो वहां पर ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया था। प्राची यादव, इनको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये पैरा कैनोइंग प्लेयर है, कहाँ से है? ग्वालियर से है। और रूबीना फ्रांसिस, ये पैरा शूटिंग प्लेयर है और कहाँ से है? जबलपुर से है। इसके बाद लता मंगेशकर पुरस्कार देखा था हमने, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? गायन के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का उत्तम सिंह को मिला था और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान देखा था 2020 का मालिनी अवस्थी को मिला है। ये लखनऊ से है, लोक गायिका है और इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। इसके बाद सरज जोशी सम्मान जो है, इसमें 2021 का श्री राम परिहार को मिला है। इसकी स्थापना 1992 में, पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कामाख्या मंदिर, असम में। ठीक है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो असम में है। यहाँ पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। कब? तो ये 9 अप्रैल को किया गया है। ठीक है। 9 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया है और ये कब तक चलेगा? तो 17 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है। अच्छा, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का जो आयोजन है वो किस एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देखिए इसका जो उद्घाटन है वो तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से होगा। इसका जो समापन है 17 अप्रैल को किया जाएगा और ये कहाँ से किया जाएगा? तो ये माँ हरिसिद्धि मंदिर उज्जैन से किया जाएगा। ठीक है। सिद्धि मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर होगा शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का समापन। ठीक है। और उद्घाटन कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी असम में है। और देखिए महालक्ष्मी मंदिर कहाँ पर है? ये कोल्हापुर में है। कोल्हापुर हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और हरिसिद्धि मंदिर कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है। उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश में है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी अपनी कला प्रवाह श्रृंखला के अंतर्गत देश भर में मंदिर परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव आयोजित कर रही है। यह महोत्सव 9 देवियों की शक्ति का प्रतीक पवित्र नवरात्रि के साथ मेल खाता है। ये जो आयोजन है ये 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा। शक्ति शीर्षक वाले इस महोत्सव का जो उद्देश्य है भारत भर में स्थित 7 विभिन्न शक्तिपीठों की मंदिर परंपराओं का जश्न मनाना है। देखिए इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो कब हुआ? 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में हुआ है। और यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर, त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर, गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी का मंदिर, झारखंड के देवघर में जय दुर्गा शक्तिपीठ सहित विभिन्न शक्तिपीठों पर जारी रहेगा। और 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के जयसिंहपुर में शक्तिपीठ मां हरिसिद्ध मंदिर में संपन्न होगा। और बात करें हम यहाँ पर संगीत नाटक एकेडमी की, तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकेडमी है। वर्ष 1952 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। और यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है और इसकी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार पूरी तरह से वित्त पोषित है। देखिए आपको याद होगा अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से वर्ष 2023 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये श्री राजीव वर्मा और श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापनी कोमकली, तीनों को अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। और देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। मैं जितने भी अब हर दिन जितने भी डेली करंट अफेयर में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट लाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा।
देखिए आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1995 में हुई थी और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी जाती है, तो ये 20 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ये। गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी और प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए 2021-22 में यह पुरस्कार किसे मिला था, ग्रामीण विकास विज्ञान समितियों को मिला था। ठीक है, 2021-22 में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था और ये कहां पर है, जोधपुर में है। ठीक है, इसको आप याद कैसे करोगे, देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा जोर देते थे। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला है 2021-22 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ये कहां पर है, जोधपुर में है। अच्छा 2020-21 का किसे मिला था, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था। ठीक है, 2020-21 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया था, ये उस्मानाबाद में है। और 2019-20 का किसे मिला था, अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। अखिल विश्व गायत्री परिवार कहां पर है, ये हरिद्वार में है। ठीक है, तो इसे 2019-20 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 20 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इस क्षेत्र में जो उत्तम कार्य करता है उसे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2021-22 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को मिला था। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कहां पर है, तो ये जोधपुर में है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1997 में, इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाती है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के क्षेत्र में इस सम्मान को दिया जाता है। ठीक है, और देखिए 2022 का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, धर्मेंद्र को। ठीक है, ये अभिनेता है, कहाँ से है, मुंबई से है। 2021 का विवेक रंजन अग्निहोत्री को मिला था, ये डायरेक्टर है, ये ग्वालियर से है, हमारे मध्य प्रदेश से है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको 2021 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो कश्मीर फाइल्स है उसके डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। 2020 का किसे मिला था, तो ये अमिताभ भट्टाचार्य को मिला था, ये मुंबई से है और ये गीत लेखन के क्षेत्र में इनको मिला था। 2019 का अशोक मिश्रा को मिला था, पटकथा के लिए मिला था और ये भी मुंबई से है। ठीक है, तो 2022 का याद रखिएगा, धर्मेंद्र को मिला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, देखिए कृषक लहरी बाई का नाम याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और किस जनजाति से है, बैगा जनजाति से है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा। ठीक है, और 2024 को ऊँट का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये लहरी बाई जो है वो मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। 12 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में डिंडोरी जिले की कृषक लहरी बाई को श्री अन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 का पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान प्रदान किया। और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी की रहने वाली आदिवासी महिला लहरी बाई को मिलेट्स एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो ये किस जनजाति से है, बैगा जनजाति से है और किस डिस्ट्रिक्ट से है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवाऊंगा, तो आप जून में जो एग्जाम होने वाला है उसको देखते हुए डेली लेक्चर देखा करिएगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर में जो 2023 के हैं और 24 के रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही याद करवा दूंगा। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर आशुतोष राणा की, तो आशुतोष राणा गडरवारा के हैं। गडरवारा कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। ठीक है, तो आशुतोष राणा का नाम याद रखिएगा। इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और आशुतोष राणा का जो चयन है उनके उपन्यास राम राज्य के लिए दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आशुतोष राणा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से, नरसिंहपुर से है। इनको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और किस उपन्यास के लिए, राम राज्य के लिए। पहला रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 की बात करें हम यहाँ पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, याद रखिएगा। इसमें शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर देखें हम तो शिशु मृत्यु दर जो है यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है ये वर्ष 2019 में 30 से घटकर वर्ष 2020 में जो है वो 28 हो गई है। ठीक है, यानी हमारे देश में जो शिशु मृत्यु दर है 1000 में से लिया जाता है। 2019 में 30 शिशु मृत्यु दर होती थी, अब ये 2020 में 28 हो गई है।
ठीक है। और देखिए इसमें हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। मतलब 1000 बच्चों में 43 बच्चे जो है हमारे 43 बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में होती है? हमारे मध्य प्रदेश में होती है। कितनी है? यहाँ पर 43 है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है। और देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो है वो केरल में होती है, मात्र 6 है यहाँ पर, ठीक है। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। हमारे मध्य प्रदेश में 43 है, जो कि प्रथम स्थान पर है। और देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहाँ पर होती है? तो ये केरल में होती है, मात्र 6 है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो 47 ग्रामीण में है। मतलब सबसे ज्यादा जो शिशुओं की मृत्यु होती है वो ग्रामीण में होती है। शहर में कितनी है? तो ये 30 है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर हमारे मध्य प्रदेश में 43 है। इसी रिपोर्ट में मातृ मृत्यु अनुपात देखें हम, तो देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से 2006 मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात जो था वो 335 था, जो वर्ष 2018-20 में घटकर 173 हो गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो 2004 से 2006 तक हमारे मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात कितना था? ये 335 हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम पे 2004-06 में। और अब 2018 से 20 में घटकर ये कितना हो चुका है? तो ये 173 हो गया है मातृ मृत्यु दर। और कुल प्रजनन दर की बात करें तो देखिए देश के लिए कुल प्रजनन दर जो है वो 2019 में 2.1 थी, ठीक है। तो ये 2020 में घटकर कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है ये कुल प्रजनन दर। और देखिए इसमें भी सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वो कहां पर है? वो बिहार में है। कितनी है? 3.0 है, ठीक है। और न्यूनतम प्रजनन दर जो है वो दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल कितनी है? 1.4 है, ठीक है। प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है। देखिए ग्रामीण में देखिए हमारे मध्य प्रदेश में प्रजनन दर 2.8 है। शहरी में देखिए तो प्रजनन दर 1.9 है। देखिए प्रजनन दर एवरेज कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है? 2.6 है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिहार में है, 3.0 है। सबसे कम कहां पर है? दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में 1.4 है। जन्म के समय लिंगानुपात देखें हम तो देश में जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2018 से 20 तक कितना था? 907 था, ठीक है। देश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 907 है। और देश में शहरी लिंगानुपात कितना है? तो ये 910 है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है, 974 है यहाँ पर। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। यहाँ पर कितना लिंगानुपात है? 844 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो ये 919 है। और मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? ये 908 है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो ये 960 है। लिंगानुपात मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं? 908 है। और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर? तो ये 960 महिलाएं हैं। इसका हमारा क्वेश्चन था 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये खजुराहो में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? खजुराहो में आयोजित की गई थी। देखिए सबसे पहले हम G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? तो ये G7 मेंबर थे, ठीक है। G7 मेंबर में जितने भी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इसमें देखिए रशिया भी था। जब G8 था ये, इसमें रसिया भी इंक्लूड था। रसिया को 2014 में G8 से हटा दिया गया, तब से ये G7 बन गया है, ठीक है। 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे देश भारत के द्वारा की गई थी। और भारत ने G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया था? तो ये अमिताभ कांत को किया था, ठीक है। और अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे ये हाल ही में किस आयोग के CEO रह चुके हैं, है ना। तो ये नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। और देखिए G20 का मकसद क्या है? तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राज्य बनवाना है। और दुनिया की इकोनॉमी में G20 देशों की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें विकसित देश के साथ विकासशील देश भी शामिल है। और देखिए इसका जो पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 99 में हुआ था, ठीक है। स्थापना सितंबर 99 में हुई थी। और जो पहला सम्मेलन है वो 1999 में कहाँ पर हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था, ठीक है। और देखिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसे पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष होता है। देखिए भारत की अध्यक्षता के दौरान जो ट्रोइका था वो कौन कौन था? तो एक तो इंडोनेशिया था, भारत था और ब्राजील था,
ठीक है, ये ट्रोइका था। अभी किसके पास अध्यक्षता है, तो ये है ब्राजील के पास। ठीक है, तो ये अभी का ट्रोइका है ब्राजील की अध्यक्षता में। ट्रोइका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजील होना चाहिए। ब्राजील की अध्यक्षता में ट्रोइका कौन कौन है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता की। और इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें से कुछ बैठकों का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो भोपाल में देखिए 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 समूह के थिंक टैंक की बैठक भोपाल के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें G20 समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ 2 दिवसीय बैठक पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और समंगलम वैश्विक सुशासन के लिए पारस्परिक सहयोग पर केंद्रित थी। इसके बाद 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब, 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। इसके बाद 20 से 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो में G20 समूह के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। और छतरपुर जिले के खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति समूह की कई बैठकों का आयोजन किया गया। G20 अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो 16 एवं 17 जून को भोपाल के ताज होटल में हुआ था। सम्मेलन की थीम जो थी वो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है। और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो 22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी। और चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 से 21 जुलाई 2023 में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की थी। देखिए G20 के अगर देशों के नाम याद रखना है तो इसके ट्रिक है, काफी लोगों ने इसके पहले भी देखी होगी। गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। ठीक है, तो गुरु से G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रसिया हो गया और U से यूनाइटेड किंगडम हो गया, UK यानी। ठीक है, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया और U से यूनाइटेड किंगडम और JI से जापान और इंडिया। ठीक है, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडोनेशिया, T से टर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गुरुजी सीता अब A से अर्जेंटीना और B से ब्राजील, C S से सऊदी अरेबिया, S से साउथ कोरिया और C से कनाडा। ठीक है, और FCI F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली में, यानी M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और देखिए 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा यूनियन, तो ये अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको डेली लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और इस पर आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।